और स्वर संधि के अंतर्गत आज जो स्वर संधि का भेद है वह सीखेंगे हम यण संधि। हम यण संधि के एक नए नियम को जानते हैं, एक नई परिभाषा को जानते हैं। नई परिभाषा से तात्पर्य मेरा यह है कि परिभाषा जो सीखने का आज तक जो परंपरागत तरीका आया है उससे अलग हटकर हम उस नियम के माध्यम से उस परिभाषा का निर्माण करेंगे और देखते हैं कि यण संधि कैसे अपना यण संधि का रूप लेकर आती है। चलते हैं हम सीधा यण संधि की तरफ। बच्चों देखिए, यण संधि का जो नियम है वह मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहिए इसकी। यदि पहले पद में का जो अंतिम वर्ण है वह ई या ई हो और उ या उ हो और वह री हो और बाद में, इसका मतलब है बाद में असमान स्वर हो, असमान स्वर हो तो क्या होगा? ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है, री का र हो जाता है। कब हो जाता है? जब सामने असमान स्वर हो, जब सामने असमान स्वर हो। मुझे एक बार ध्यान से देखिएगा, इसे ध्यान से देखिएगा। यदि ई उ और री के बाद यदि असमान स्वर हो तो ई का तो य, उ का व और री का र। यानी अब इस परिभाषा का सबसे खास तरीका यह हुआ कि इधर वाले स्वर का कुछ नहीं बिगड़ा, यह सेफ है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। जो कुछ विकार उत्पन्न हुआ वह विकार इधर वाले स्वर में हुआ, इधर वाले स्वर के साथ में कुछ भी नहीं हुआ। इसे दूसरी परिभाषा के रूप में ऐसे कहते हैं हम कि यदि ई उ और री के बाद उसके जैसा स्वर नहीं हो, समान स्वर नहीं हो, तो ई का य, उ का व, री का र हो जाता है। यह परिभाषा होगी। ये एक जिसे कहते हैं कि जो मैथ्स का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के तरीके से यह एक नियम है। हम सीधा उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ई का य, उ का व और री का र बनते हैं। मैं आपको लगभग एक उदाहरण इन सबके बताता हूं और समझाता हूं कि इधर ई और उ री दिया है और उधर असमान स्वर है, तो यह अपना रूप परिवर्तित कैसे करते हैं, इनका जो स्वर का जो विकार उत्पन्न हुआ वह कैसे होता है। चलते हैं उदाहरण की तरफ। देखिएगा बच्चों, यदि मैं लिख रहा हूं यहां पर प्रति प्लस धन जमा 1, देखिएगा यहां प्रति, यहां पर क्या है? ई, ता में ई, यानी ती का वर्ण विच्छेद करेंगे तो वहां पर क्या होगा? ता धन जमा और ई हो जाएगा। आगे देखिएगा, इसके सामने यहां पर ए क्या है? ए है यहां पर असमान स्वर, असमान स्वर है यहां पर। असमान स्वर होते ही ई ने क्या किया? अपना रूप परिवर्तित कर लिया, ई का यह हो गया, ई का यह हो गया, यानी यह ई यहां से खत्म हो गई और ए का कुछ भी नहीं बिगड़ा, ए ऐसा कैसा रहा। अब सीधा हम आते हैं, नया वर्ण बन गया, नया शब्द बनाते हैं हम। देखो प्र का कुछ नहीं बिगड़ा, तो क्योंकि ई बाहर निकल गया तो आ गया अंत में। इसके बाद में यहां पर क्या बना? यह बना। फिर इधर से कुछ बिगड़ा? नहीं बिगड़ा तो एक ऐसा कैसा आ गया। शब्द वापिस पूरा बनाते हैं। प्र के बाद में कोई स्वर नहीं है तो त लिखते समय इस रूप में लिखेंगे। यह के बाद में ए है तो क्या हो जाएगा? ये और क, प्रति प्लस एक इति प्रत्येक, प्रति प्लस एक इति प्रत्येक। तो ये जो इस नए स्वर संधि में नए वर्ण की जो निर्माण प्रक्रिया है, जो नया विकार उत्पन्न हुआ वह इस तरीके से विकार उत्पन्न हुआ। देखो ई से क्या बन गया? य, कहां है यहां पर? ई नहीं है, इसी को हम विकार उत्पन्न करना कहते हैं, इसे ही कहते हैं। देखिएगा नया उदाहरण देखते हैं हम आगे।
एक नया तरीका, ये एक नया तरीका है आपके सामने, सरल तरीका है। देखिएगा, अब मैं ऊ का उदाहरण लिख रहा हूं। सु धन जमा प्लस कुछ भी कह दें आप इसे, कुछ भी कह दें, सु के बाद अ, ठीक है, अर्थात स में क्या है ऊ के बाद आया यहाँ पर अ क्या है यहाँ पर असमान स्वर, असमान स्वर। तो ऊ का क्या बन गया व, ऊ के बाद ऊ के बाद असमान स्वर, तो ऊ का व, उधर कुछ नहीं हो रहा है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ऊ का व। शब्द निर्माण प्रक्रिया शुरू करते हैं, स ही ऊ खत्म, ऊ के स्थान पे क्या बना इधर वो क्या है आधा, इधर क्या है अ च छ स। देखो समय से ऊपर निकल गया तो उससे क्या हो गया बंद हो गया था। ध्यान दीजिएगा, स लिखते समय ऐसा व में अ मिला, व बना, च बना, छ बना, स्वच्छ, सु प्लस अच इति स्वच्छ। तो ये एक नया जो शब्द बना हमारे सामने, ऊ खत्म होकर व में परिवर्तित हो गया, ऊ खत्म होकर व में परिवर्तित हो गया, यही विकार उत्पन्न होना है यहाँ पे। देखिएगा बच्चों आगे एक नया उदाहरण देखते हैं हम और देखते हैं। देखिएगा, पितृ प्लस आदेश, आदेश, ठीक है, यहां पर इसका हम विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद क्या है त्रि का, त और जमा धन री, त के बाद में ये री है इसलिए त्रि है यहाँ पर। बहुत सारे बच्चे वर्ण विच्छेद में कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे त के बाद में यहाँ पर री हमने बाहर निकाल लिया, री के बाद में आ क्या है यहाँ पर आ क्या है असमान स्वर, असमान स्वर। तो री का क्या बन रहा है यहाँ पर, री के बाद में असमान स्वर हो तो री का र, तो री का र बन गया, नया मन बन गया, नया शब्द बनाते हैं। देखो पी ऐसा कैसा मौजूद है, उसमें से त बचा हुआ है, त क्योंकि री खत्म समाप्त, इधर से कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक नया वर्ण है, क्या है र के बाद में आगे कुछ भी नहीं बिगड़ा। सेम डिट्टो ऐसा कैसा, वापिस नया शब्द पी, त के त और र, त के बाद में यदि र हो तो वह संयुक्त व्यंजन बन जाता है त्र। अब इसमें स्वर कौन सा मिल रहा है, इधर से अ मिल रहा है, तो त्र और आ और दे और श, ठीक है। पितृ प्लस आदेश इति पित्रादेश, इति पित्रादेश। एक नया और सीखते हैं हम, एक नई संधि और सीखते हैं और देखते हैं यहाँ पे अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण। ध्यान दीजिएगा बच्चों, नम में क्या है ओ के बाद में इधर क्या है ए क्या है अ के सामने असमान स्वर है, असमान स्वर, तो ऊ का क्या बन गया व, ऊ का क्या बन गया व। ध्यान दीजिएगा, वर्ण बन गया, शब्द बनाते हैं, शब्द बन रहा है हमारा अ, यहां से न बचा हलन, इधर से फिर वह बना, फिर इधर से कुछ नहीं बिगड़ा तो आने दो, आप मत बिगाड़िए कुछ भी, ठीक है। और ऐसा कैसा, फिर न हरण क्यों रहेगा, क्योंकि आगे व्यंजन बैठा है, दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, वह और ए मिलेंगे, वह और ए ऐसे मिले, और ये हो गया अन्वेषण, अनु प्लस ऐषण इति अन्वेषण, अन्वेषण। एक उदाहरण और एक अंतिम उदाहरण और सिखा रहा हूं आपको, अंतिम उदाहरण, ध्यान से देखते हुए चलिए बच्चों, ध्यान से देखते हुए चलिए। प्रति प्लस उपकार, देखिए यहाँ पे असमान स्वर क्या रहा है ऊ, यहाँ पर क्या बैठा है ई स्वर बैठा है, यहाँ पे ऊ है, ऊ क्या है ई के सामने, ई के सामने असमान स्वर, असमान स्वर, ई के सामने असमान स्वर बैठते ही ई का क्या बन गया यह, ठीक है। इधर से कुछ बिगड़ा नहीं बिगड़ा, ठीक है, नया वर्ण बन गया, नया शब्द बनाते हैं। शब्द में देखिए पर ऐसा कैसा बैठा है तो ऐसे ई गायब हो गई, साथ छोड़ दिया इन्हें उसका, ठीक है। उसके बाद में ये क्या बना ई से बना, फिर उपकार उपकार,
ठीक, नया शब्द बन गया, व्याकरण की प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। प्र के बाद में स्वर नहीं है, आधा लिखते समय य और उ मिले, ठीक है। य के बाद में उ छोटा है तो उ छोटा हो जाएगा, कार, प्रति प्लस उपकार इति प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार इति प्रत्युपकार। बच्चों यही हमें सीखना है। ये जो नियम बना है यण संधि का, उस यण संधि के नियम के माध्यम से हमें यण संधि बनानी है और ऐसे ही निर्माण प्रक्रिया को आगे रखना है। तो जो ध्यान दीजिए, यण संधि के अंदर इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, सबसे बड़ी जो विशेषता है, वह मैं आपको बता रहा हूं। आप ध्यान से देखना इसे कि इस यण संधि को हम पहचाने कैसे, जाने कैसे हम इस यण संधि को। देखिए, जब यह स्वर ये ई उ ऊ री जहां से निकलेंगे, जिस व्यंजन से बाहर निकलेंगे, यानी व्यंजन किधर होगा, व्यंजन किधर होगा, इधर होगा व्यंजन, यहां पर होगा व्यंजन और यहां पर होगा इधर, इधर क्या होगा, स्वर। स्वर कौन सा, ई उ और री, ये इधर होंगे, ये इधर होंगे, ध्यान देना। तो ये व्यंजन यहां होगा, वह क्या हो जाएगा, आधा, आधा मतलब हलन, यानी वो किस रूप में, क होगा तो किस रूप में दिखाई देगा, इस रूप में, क होगा तो किस रूप में, यानी जब शब्द लिखा हुआ होगा तो क ऐसा दिखाई देगा, क ऐसा दिखाई देगा, हाँ, द ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, वह ऐसा दिखाई देगा, स ऐसा दिखाई देगा। तो इधर वाले व्यंजन किस रूप में होंगे और इसके आगे पक्का क्या होगा, या तो यह पूरा होगा या वह पूरा होगा या यहाँ पर र होगा, क्योंकि बन क्या रहा है, य व र और इधर स्वर है तो ये पूरे दिखाई देंगे आपको ये चीज। यह यण संधि की परिभाषा है। सबसे पहले यह होगा, इसके बाद में यह होगा। तो बच्चों सबसे बड़ी बात थी कि हमें इस यण संधि के बारे में पहचाने कैसे, जानने कैसे। तो जानने का तरीका यही है कि यह व्यंजन आधा होगा, हलंत वाला होगा और यह जो नया वर्ण जो बना है वह पूरा पूरा होगा। यही यण संधि की सबसे बड़ी खासियत है और इसी के रूप में हमें जानना चाहिए। तो बच्चों ये थी यण संधि और आप इसके जितने ज्यादा से ज्यादा उदाहरण करेंगे, जितने ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे, उतनी ज्यादा यण संधि आपको समझ में आ जाएगी। तो हम मिलते हैं एक अगली नई संधि और संधि का एक नया प्रकरण आपके सामने होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।